जैसे हमास ने स्कूल, अस्पताल, चर्च, मस्जिदों से हम पर हमला किया, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी यही है। और यही हमें उस सबसे बड़े समस्या तक ले आता है जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं, जो उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध से कॉपी की है। ये ड्रोन तकनीक जो फाइबर ऑप्टिक केबल से चलती है, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये नीचे उड़ सकते हैं और भारी तबाही मचाई है। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि ये यूं ही बना रहे। नमस्ते। हमेशा की तरह यहाँ कई चीजें खबरों में हैं और टीवी व अखबारों में चर्चा हो रही है। और हमारा काम आमतौर पर यही होता है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और जैसा कि हम हिब्रू में कहते हैं सेदिल, यानी चीज़ों को व्यवस्थित करें ताकि आप समझ सकें और कुछ नई बातें जान सकें। तो यहाँ हमारे साथ कौन बेहतर हो सकता है कैरोलाइन ग्लिक से, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सलाहकार हैं, जो हमें न सिर्फ अपनी समझ बल्कि यह भी जानकारी देंगी कि असल में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ईरान में एक समझौते की संभावना बनी हुई है। इजरायली नजरिए से लेबनान के मुद्दे अहम हैं। ये वहां की बातचीत को प्रभावित करते भी हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे? इस समय इजराइल क्या कर रहा है? पहले प्रधानमंत्री इजराइल में खबरों में थे। उन्होंने जनता से कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। क्या आप इसे और समझा सकते हैं? हाँ, जेएनएस टीवी पर वापस आकर अच्छा लगा। बुलाने के लिए धन्यवाद डैनी। मुझे लगता है विदेश में लोगों को समझना चाहिए कि लेबनान इजराइल की सीमा से सटा है, जो इजरायली जानते हैं। हिजबुल्लाह, जिसे 1980 के दशक में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बनाया था, तब से लेबनान में ईरान की विदेशी सेना है। और इन बीते 40 वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे लेबनान देश पर और अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस हद तक कि लगभग 2007-2008 से, जब उन्होंने 2005 में प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या कर दी थी, उसके बाद उन्होंने लेबनान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। उनके मंत्री कैबिनेट में हैं और उन्होंने काफी नियंत्रण स्थापित किया है, क्योंकि लेबनान में एक ईरानी सैन्य संगठन के रूप में वे लेबनानी सशस्त्र बलों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। तो यही स्थिति है और दुर्भाग्यवश पिछले लगभग 20 वर्षों से लेबनान में यही स्थिति बनी हुई है। और इसी स्थिति से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है ताकि वे इजराइल को नष्ट कर सकें। तो अक्टूबर में हमास के आक्रमण के बाद 7 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह भी आक्रमण में शामिल होने की योजना बना रहा था, और हम उत्तरी सीमा पर पर्याप्त सेना भेजने में सक्षम रहे ताकि उसे रोका जा सके। अब उनमें हमें चौंकाने की ताकत नहीं बची। तो आप जानती है, उन्होंने आक्रमण नहीं किया, लेकिन उन्होंने युद्ध की शुरुआत से ही हम पर मिसाइलें, मोर्टर, रॉकेट्स और ड्रोन दागने शुरू कर दिए। और वे हमास के साझेदार थे और इसे 2 मोर्चों का युद्ध बना रहे थे। हालांकि शुरुआत से ही दक्षिण में गाजा में मुख्य मोर्चा था, और जो हम अब देख रहे हैं वे हमेशा ईरान की विदेशी सेना के रूप में काम कर रहे हैं। वे वास्तव में ईरान की पूरी रणनीति में मध्य पूर्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है। उन्होंने असद के तहत सीरियाई शासन की भी सेवा की और वहां के लोगों से भी लड़ा। तो असल में क्या हुआ? हम आज की बात करने से पहले थोड़ा पीछे जा सकते हैं। तो 2000 में और सितंबर 2024 में इजराइल ने क्या किया जब हम आखिरकार हिजबुल्लाह से निपटने में सक्षम हुए और बीपर ऑपरेशन हुआ था? आपने हसन नसरल्लाह की हत्या की थी। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, आप जानते हैं, उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी जिसे पढ़कर उन्हें एहसास हुआ कि हसन नसरल्लाह वास्तव में ईरान में सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कि खामने और आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख, वे मूल रूप से हसन नसरल्लाह के अधीन थे। इस मायने में कि वो ईरान के इजराइल के साथ युद्ध के लिए दूरदर्शी थे। यानी ये हमास, हूथियों और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग की रूपरेखा वही तय कर रहा था। तो जब इजराइल ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और जब हम हिजबुल्लाह की संरचना, उसकी नेतृत्व संरचना को नष्ट करने में सक्षम हुए, बीपर ऑपरेशनों और उनकी मिसाइल ठिकानों पर बमबारी कर, हमने 1,50,000 इजराइल की ओर तनी मिसाइलों को घटाकर उस संख्या के सिर्फ एक छोटे से हिस्से तक ला दिया। हालांकि उनके पास अभी भी मिसाइलें हैं जिनसे वे फायर करते हैं, लेकिन हमने मूल रूप से उनकी ताकत को नष्ट कर दिया। और वास्तव में यही असद शासन के पतन का कारण बना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, असद और उनके बाथिस्ट शासन की मुख्य ताकत
जो सीरियाई गृह युद्ध के वर्षों के दौरान उनकी रक्षा कर रही थी। जब वे मूल रूप से सीरिया की सुन्नी आबादी का सफाया कर रहे थे, वह हिजबुल्लाह थी। वो सीरियाई सेना नहीं थी। बाद में पता चला सीरियाई सेना सिर्फ एक खाली खोल थी। तो जब हमने लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया, तो उस कार्रवाई ने उसे असुरक्षित छोड़ दिया। तो जब ऐसा हुआ, तो जिन ताकतों ने उसकी हुकूमत को गिराया, वे बिना किसी लड़ाई के ऐसा कर पाईं, क्योंकि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई सशस्त्र बल नहीं थे। और तभी वो रूस भाग गया। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, उसी ने असद शासन के पतन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, वे सीरिया के रक्षक भी थे और लेबनान के शासक भी। और यही हमें आज की स्थिति तक ले आता है। यानी आप जानते हैं, वे अपनी सेना को फिर से मजबूत कर रहे हैं, अपने हथियारों का भंडार फिर से बना रहे हैं और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हमें मजबूरी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि वे उत्तरी इलाकों पर गोलाबारी कर रहे थे। हमने येलो जोन नामक इलाके का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, जिससे हमारी बस्तियों और सीमा सुरक्षित रहें। और असल में लेबनान में मौजूदा हालात को 7 अक्टूबर को हुई घटना से जो चीज़ अलग बनाती है, वो ये है कि हम इतने खतरे में थे कि खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। सीमा पर बसे किरत शमोना शहर, मेटुला और सीमा के आसपास की सभी कृषि बस्तियों में रहने वाले इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा करना। तो हमने उन्हें वहां से निकाल लिया और वे लगभग 2 साल तक आंतरिक शरणार्थी रहे और फिर वे वापस आ गए। अब फर्क ये है कि हम नागरिकों को नहीं निकाल रहे हैं, वे अपने घरों में ही रह रहे हैं और हम किसी को जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम दक्षिण लेबनान के लोगों को उत्तर की ओर धकेल रहे हैं, ताकि हम जाकर आतंकवादियों को पकड़ सकें। तो मूल रूप से हमारे पास 2023 में जो हुआ था, उसकी उल्टी तस्वीर है। लोगों को ये समझाने के लिए कि हम ये बात गढ़ नहीं रहे हैं, हम पर उनकी गोलाबारी के अलावा हमने गाजा की तरह उनके बनाए बुनियादी ढांचे और भूमिगत सुरंगों का भी पता लगाया। हमने हिजबुल्लाह के दस्तावेजों और रिपोर्टों में पाया कि वे वही योजना बना रहे थे जो गाजा में हुआ। तो हमारे अनुभव के आधार पर हमें यह उचित चिंता है कि वे हमारे नागरिकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वे ऐसा कर रहे हैं और वे भी बिल्कुल उसी तरह छिप रहे हैं जैसे हमास ने किया था। मेरा मतलब है, वे साथ में काम करते हैं, वे साथ में सीखते हैं। असल में उन्होंने हमास को सुरंगें खोदने के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जो उन्होंने रिपोर्ट्स के अनुसार उससे भी पहले सीखा था, जब 2000 के दशक में उत्तर कोरियाई इंजीनियर आए थे और उन्होंने उन्हें सिखाया था कि कैसे वे दक्षिण कोरिया के साथ DMZ के पास सुरंगें बनाते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अजीब है। मेरा मतलब है, 2018 में हमने एक ऑपरेशन में सीमा के पार इजराइल तक पहुंचने वाली हिजबुल्लाह की सुरंगें खोजी। वे ठोस चट्टान में खुदाई करते हैं, जबकि गाजा में जमीन बालू और बलुआ पत्थर की है। ये काफी कठिन है और आप यहाँ देख सकते हैं, आप जानते हैं, IDF ने बहुत सारी फुटेज लाई है जिसमें दिखाया गया है कि वे कहाँ हैं। वे भी हमास की तरह अस्पतालों में छुपते हैं और सैनिकों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वे नागरिकों का इस्तेमाल करते हैं। वे नागरिकों के घरों का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना था कि लेबनान में निजी घरों में मिसाइल लॉन्चर छुपाकर हम उन पर हमला नहीं कर सकते। हमने नागरिकों से कहा कि आपके पास निकलने के लिए 1 घंटा है। फिर वे चले गए और हमने बमबारी कर उनके मिसाइल भंडार नष्ट किए। लोगों ने हमारी बात मानी। तो इस तरह आप जानते हैं, हमने उनकी नज़रों में अपने उद्देश्य की गंभीरता फिर से हासिल कर ली थी, जहां उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हमें गंभीरता से लेना होगा और इसलिए वे चले गए। और यही वो चीज़ थी जिसने हमें वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाया। खाली गांव और स्थान, और उनमें से कई, मुझे लगता है कि दक्षिण में लगभग 80% ईसाई गांव हैं। उन्हें निकाला नहीं जा रहा। नहीं, निकाला नहीं जा रहा, लेकिन हिजबुल्लाह अब पास के इन ठिकानों पर चर्चों सहित कब्जा कर रहा है। वे कुछ भी करने से नहीं रुकते। आप जानती हैं, हमें कुछ हद तक वाजिब तौर पर आलोचना झेलनी पड़ी है, कुछ तोड़फोड़ की घटनाओं के लिए जो IDF बलों ने 2 अलग-अलग मौकों पर ईसाई स्थलों पर की थीं। लोग नहीं समझते कि हिजबुल्लाह आमतौर पर इन स्थलों का इस्तेमाल करता है। तो पिछले हफ्ते जो सैनिक मारे गए थे, उनमें से एक, जब से तथाकथित युद्ध विराम कुछ महीने पहले लागू हुआ है, तब से हमारे 11 सैनिक मारे जा चुके हैं। उन्होंने हमारे एक सैनिक, कैप्टन या अब मेजर इतामार सपीर को
एक चर्च के अंदर से मार डाला और उसके 2 सैनिकों को भी घायल कर दिया। तो ये आप जानती है, ये ऐसी बात है जिसे लोगों को समझना चाहिए कि आप जानती हैं जिस वजह से आईडीएफ बल मठों, चर्चों और अन्य ईसाई संस्थानों के पास कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये है कि हिजबुल्लाह ने इन ईसाई संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और वे इन ईसाई संस्थानों के अंदर से हमारी सेनाओं पर फायरिंग करते हैं। यही पिछले हफ्ते हमारे सैनिकों के साथ हुआ। तो आपको समझना होगा, जैसे हमास हम पर स्कूलों, अस्पतालों, चर्चों और मस्जिदों से गोली चला रहा था, वैसे ही लेबनान में हिजबुल्लाह भी यही कर रहा है। यही हमें उस सबसे बड़े मुद्दे तक ले आता है जिसका हम सामना कर रहे हैं, जो ये है कि उन्होंने या तो खुद विकसित किया है या फिर यूक्रेन रूस युद्ध से नकल की है। ड्रोन टेक्निक जो फाइबर ऑप्टिक केबल से चलती है, और तो मूल रूप से उनके पास ये है, इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स से एक कैमरा जुड़ा हुआ है। उन्हें ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आप जानती हैं, ये बस एक टेलीफोन लाइन जैसी चीज़ है। तो आपको कोई सिग्नल बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये बस जुड़ा हुआ है। और उनके पास ये केबल्स है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो 10 किलोमीटर लंबी है, और वे इन्हें आप जानती हैं अली एक्सप्रेस या कहीं से भी खरीद सकते हैं। आप सच में इन्हें खरीद सकती हैं। वे इन्हें ड्रोन से जोड़ देते हैं जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, और फिर वे उन पे आरपीजीज भी लगा देते हैं ताकि वे ये एक बहुत ही स्मार्ट बम जैसा हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटर हिजबुल्लाह का आतंकवादी जो पीछे है वो सब कुछ देख सकता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी स्क्रीन के जरिए उसी ड्रोन पर बैठा हो, उस पर लगे कैमरे से देख रहा हो। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ते हैं और इन्होंने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। मैं कुछ हफ्ते पहले YouTube पर इनके वीडियोस देख रही थी, और अगर आप बस यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन सर्च करें तो आप देखेंगे कि अब वहाँ पूरे पूरे इलाके हैं जो निर्जन हो गए हैं। आप जानती है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबे चौड़े इलाके हैं, और वे बस फाइबर ऑप्टिक केबल से भरे हुए हैं, पूरी तरह भरे हुए, जैसे मक्के के खेत में मक्का होता है। ये डरावना है क्योंकि हम इज़राइल में ऐसा नहीं होने दे सकते। यहाँ से 40 किलोमीटर चलें तो हैफा पहुँच जाते हैं। तो वे इन्हें सिर्फ सैनिकों पर ही नहीं निशाना बना रहे हैं। तो उन्होंने हमारे कई सैनिकों को मार डाला है और कई सैनिकों को घायल भी किया है। सिर्फ इस हफ्ते वे एक आरपीजी के साथ एक एपीसी में घुसने में कामयाब हो गए, आप जानते हैं, और एक सैनिक मारा गया और दूसरे की टांगे उड़ गईं। मेरा मतलब है अब तो ये लगभग रोजाना होने लगा है। कल न सिर्फ एक सैनिक मारा गया, बल्कि उन्होंने सीमा के समुदायों में 2 घरों पर भी गोलीबारी की। मेरा ख्याल है कि वो माटुला और शेतुला थे। यानी वे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, वे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जाहिर है लगातार काम कर रहे हैं ताकि इसका कोई हल निकाल सकें और इस खतरे को समझ सकें। लेकिन आप जानते हैं, हम इन लोगों को अपने गांव के पास नहीं रख सकते। हम हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को, आप जानते हैं, किसी भी तरह की छूट या युद्ध विराम के नाम पर, जो असल में युद्ध विराम नहीं है, हमारे आसपास काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, लेबनानी सशस्त्र बल इजराइल पर दशकों से गोलीबारी नहीं कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का मुख्य सशस्त्र बल है और वही हम पर हमला कर रहा है, और इसलिए आप जानते हैं, हम एक ऐसी सीमा पार कर चुके हैं जहां यह अब बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आप जानते हैं, हमारे लिए 11 सैनिकों की मौत का मतलब है जैसे अमेरिका के 400 सैनिकों की मौत, अगर आप देखें तो हमारी आबादी और हमारी सेना के अनुपात के हिसाब से। और आप जानते हैं, ये ऐसी चीज बन गई है जिससे हम अब और नहीं निपट सकते। ये उस संघर्ष विराम के संदर्भ में है जो ईरान के साथ तय किया गया था। शर्तों में से एक, ईरान की शर्तों में से एक ये थी कि इजराइल यहाँ खुद को संयमित रखेगा, जो हमने किया, और हम ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि इससे वे हम पर बिना सजा के हमला कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और साथ ही संयोग से अभी वॉशिंगटन में लेबनान की सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है। उनके पास इन्हें बाधित करने के कई कारण हैं। लेबनान के साथ बातचीत कैसी चल रही है? और मेरी समझ में आया है कि इस हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रधानमंत्री, भले ही न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय संगठन है, मीडिया आउटलेट है, कह रहा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है वे जुड़े हैं और लगातार संपर्क में हैं।
हम अमेरिकी ज़रूरतें समझते हैं, लेकिन आखिरकार इजरायलियों की जिंदगियां हमारी जिम्मेदारी हैं। क्योंकि मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ईरान के मामले में आप जानते हैं, ईरान के मुद्दे पर हम उनका साथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति नेता हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि वे भी हमारी तरह ईरान को परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने हफ्ते में कहा, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन लेबनान एक अलग ही मामला है, आप जानते हैं। ये एक अलग तरह की बात है ना? ये हमारी सीमा पर है। वे हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे समुदायों को खतरे में डाल रहे हैं और हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। और आप जानती हैं, यहाँ पर बातचीत, जैसा कि राजदूत लाइटर ने स्पष्ट किया है, आप जानती हैं, वे अच्छी चल रही हैं। क्योंकि मेरा मतलब है, विदेश मंत्री रूबियो ने कहा, मुझे लगता है कल ही उन्होंने कहा था, लेबनान सरकार इजराइल से युद्ध में नहीं है। सही है, लेबनान और इजराइल युद्ध में नहीं है, लेकिन फिलहाल लेबनान एक ईरानी उपनिवेश जैसा है, क्योंकि वहां के लोग तय नहीं कर सकते कि हिजबुल्लाह हमला करे या नहीं। वे बहुत ताकतवर हैं और इसलिए आप जानती हैं, अगर आप लेबनान के साथ शांति चाहते हैं तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ होना चाहिए, और वो है कि हिजबुल्लाह को नष्ट करना होगा। और हम हिजबुल्लाह से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस तरह के आसन्न, मंडराते और बढ़ते खतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसलिए असल में यही बात हमारे लिए सबसे अहम है। और यहाँ एक और बात भी है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि लेबनान में वैध संस्था लेबनान की सरकार है और उन्हें अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, और दूसरी तरफ किसी भी तरह से इस बात से सहमत होना कि ईरान ये तय कर सकता है कि लेबनान में क्या होगा। अगर वे युद्ध विराम की मांग करते हैं जिससे हिजबुल्लाह वहीं रहे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप लेबनान सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते। आप कह रहे हैं, क्या सच में आप ये स्वीकार करते हैं कि ईरान लेबनान को नियंत्रित करता है, कि ईरान ने लेबनान को उपनिवेश बना लिया है और लेबनान में व्यवस्था बनाए रखने और देश पर नियंत्रण रखने के लिए उसका जो जरिया है वह है उसकी विदेशी सेना हिजबुल्लाह लेबनान में। और ये दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। आप या तो एक देश हो सकते हैं या फिर ईरान का उपनिवेश, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इजराइल इस ईरानी उपनिवेश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानते हैं, भूलिए मत, युद्ध की शुरुआत में यह ईरान था। यह हमेशा से हमारे खिलाफ ईरान का युद्ध रहा है। वे, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, असद शासन, इराक की शिया मिलिशिया, जो युद्ध की शुरुआत में भी हम पर गोली चला रहे थे, इन सभी में, और खुद ईरान भी, ये सभी किसी न किसी रूप में ईरानी शासन के विस्तार हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान ने हमारे चारों ओर जो आग का घेरा बना रखा है उसे नष्ट किया जाएगा और उसे एक एक करके उसकी हर शाखा को नष्ट किया जाएगा, और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते कि ये बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं कर सकते, और जाहिर है कि हम इसे सैन्य दृष्टिकोण से भी स्वीकार नहीं कर सकते। और आज स्थिति यही है, और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था, आप जानते हैं, हम इसे होने नहीं देंगे। हिजबुल्लाह हमारे साथ युद्ध में है, हम इसे हराएंगे, ऐसा ही होना होगा, है ना? खैर, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के दर्शकों को यह भी समझना चाहिए कि यही पूरी तस्वीर नहीं है। ईरान में अभी जो कुछ हो रहा है उसका एक हिस्सा ये है कि राष्ट्रपति ने, मुझे लगता है परसों, अब्राहम समझौते के बारे में बात की थी कि इन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री पर ध्यान देना चाहता हूं। उनके पास एक बड़ी योजना है जिसे अंग्रेजी में हेक्सागन कहते हैं। ये उन दिशाओं के बारे में है जिनकी ओर इजराइल को बढ़ना चाहिए और वे संबंध जो इजराइल को बनाने चाहिए। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उसके बड़े दृष्टिकोण में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के बारे में है। युद्ध किसी न किसी समय खत्म होगा। मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए कि ये एक लंबा खिंचा हुआ युद्ध रहा है, लेकिन ये खत्म होगा। प्रधानमंत्री इस मामले में इजराइल को कहां ले जाना चाहते हैं और वो भविष्य को, जो बहुत तेजी से हमारे सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री, मेरा मतलब है, सबसे पहले तो वो वाकई अद्भुत है, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है उससे निपटने के साथ साथ वो आगे क्या होने वाला है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। वे 10 कदम आगे की सोचते हैं।
इसलिए सही दिशा में बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास दूरदृष्टि है। और आप जानते हैं, हम देख सकते हैं कि हमने अपने क्षेत्र के कई देशों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं जो पहले नहीं थे। और आप जानते हैं, खासकर यूएई के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई इस बात को मानता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो किया है उससे ये साफ है कि ये सही नहीं हो सकता कि वे इतनी रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखें और इतनी सारी कच्ची सामग्री और ईंधन जिसकी मानवता को जरूरत है, जिसकी मानवता को आवश्यकता है, उसका 20% उन जलडमरू मध्यों से होकर जाता है। तो आप ऐसी स्थिति नहीं रख सकते। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में सामान और ईंधन के लिए एक पारगमन केंद्र बनाने पर काम कर रहे थे। ये भारत से शुरू होकर यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए इजराइल तक जाता है और फिर आगे यूरोप। और जाहिर है कि ये दोनों दिशाओं में जाएगा और ये जाहिर है कि इसे लागू करना है और इसकी शुरुआत अभी करनी होगी। मेरा मतलब है, और मुझे लगता है कि जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि, और प्रधानमंत्री ने भी यह बात कई बार कही है, कि 1973 में योम किपुर युद्ध के बाद क्या हुआ। उस वक्त ओपेक ने तेल पर रोक लगाई थी। अचानक लोग अरब शेखों द्वारा कीमतें तय किए जाने के प्रति सचेत हुए, जिनका नाम पहले कभी नहीं सुना था। और अचानक हर कोई सोचने लगा, आप जानते हैं, सऊदी अरब के राजा का नाम जानने लगा, जैसे ये कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में डेट्रॉइट में आपको चिंता करनी चाहिए थी, है ना? लेकिन अब ये सच में चिंता की बात बन गई थी। और तभी दुनिया ने वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को विकसित करना शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मेक्सिको व अन्य स्थानों पर ये अधिक प्रमुख हो गए, और रूस भी, क्योंकि आपको मध्य पूर्व के ऊर्जा बाजारों पर उस तरह के एकाधिकार को तोड़ना जरूरी था। और आप इसे अब तुरंत भी देखेंगे, ये हो रहा है। और ये आपको पता है, इजराइल की ताकतों में से एक है। हम लोग हैं, हम छोटे हैं, लेकिन हम बेहद रणनीतिक जगह पर भी स्थित हैं, आप जानती हैं। और इसलिए हमारे पास इस तरह के ऑपरेशनों के लिए एक हब बनने की क्षमता है। जाहिर है, आपके पास सिर्फ हाईटेक ही नहीं बल्कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी इंडस्ट्रीज भी है, जिनमें हम 20वीं 21वीं सदी में लीडर बनकर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जानती हैं, इस युद्ध में हमें एक आखिरी बात भी याद रखनी चाहिए कि मुझे याद है युद्ध की शुरुआत में, और शायद आप भी ऐसा ही महसूस कर रही थी, मुझे लगता है हम सभी ने ऐसा ही महसूस किया था। हमारे अंदर असाधारण डर था कि हम आर्थिक पतन का सामना कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व्स की मोबिलाइजेशन हो रही है और पता नहीं ये कब तक चलेगा। हमें याद है, पिछली लड़ाइयों में रिजर्व्स को ज्यादा देर नहीं रोक सकते थे क्योंकि देश दिवालिया हो रहा था, जैसे 73 इसका उदाहरण है। और यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती रही है, और ये वास्तव में फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व का प्रमाण है, और साथ ही वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच द्वारा किए जा रहे अद्भुत कार्य का भी। मेरा मतलब है, हमारे पास इजराइल में शानदार आर्थिक नेतृत्व है और साथ ही शानदार नवाचार और प्रतिभाशाली लोग भी हैं। हमारी मानव पूंजी हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संपत्ति है, और इसलिए हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहे हैं और सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक एक्सचेंजों में से एक भी हैं। तो आप जानते हैं, हमारे पास सच में उम्मीद करने के लिए बहुत कुछ है, और हम हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। शायद यही आखिरी बात है जो हमें कहनी चाहिए। आप जानती हैं, शांति भी ताकत से आती है, जैसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारा साहित्य और यहूदी धर्म बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उस भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां हमारे बेटे और बेटियां लड़ाई नहीं करेंगी, लेकिन आप दुश्मनों को दूर रखते हैं और अपना देश बनाते हैं। यही वो है जिसका हमें इंतजार था। हमारे पास आशावादी होने के पूरे कारण हैं, बस कुछ मुश्किलें पार करनी है। बिल्कुल सही। हम उस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैरोलिन ग्लिक, नेतन्याहू की वरिष्ठ सलाहकार, मुझे आपसे जलन है कि आप सब कुछ प्रत्यक्ष देख रही हैं। उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें, मुझे यकीन है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कहना होगा, यह एक असाधारण सौभाग्य है। मैं जानता हूं। कृपया उन्हें बताइए कि यहाँ देख रहे सभी लोगों की ओर से हम सब उनका समर्थन करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं, क्योंकि अभी ये इजराइल के लोगों और दुनिया भर के लोगों के लिए मानवता की लड़ाई है। हमारे साथ यहाँ होने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपको वापस जाना है क्योंकि आपके पास अभी भी गंभीर काम बाकी है। आज हमारे साथ यहाँ होने के लिए धन्यवाद। खैर, ये भी गंभीर है और मैं इसकी सराहना करती हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।
हम सभी को देखने के लिए धन्यवाद और हम फिर से आपके साथ होंगे यरूशलेम इजराइल में JNS TV स्टूडियो से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।